आज आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत अगला व्याख्यान। पिछली बार हमने आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में विचार किया था, यानी आदिकाल के परिवेश के बारे में बात किया था, और उसके अंतर्गत हमने उसकी राजनीतिक परिवेश की चर्चा की थी। राजनीतिक परिवेश के साथ साथ हमने एक दो और बिंदुओं की बात की थी, और उनके संबंध में हमने चर्चा की थी कि राजनीतिक परिवेश के अलावा सामाजिक परिवेश और सामाजिक परिवेश के साथ साथ अन्य बिंदु क्या क्या जुड़ते हैं, इसकी चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम सांस्कृतिक परिवेश की बात करेंगे। आदिकाल का जो सांस्कृतिक परिवेश है वो 10वीं से शताब्दी के आसपास शुरू होता है, और 10वीं शताब्दी के आसपास शुरू होने से उसमें अनेक तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय का जो माहौल था वह युद्धों का माहौल था। जैसे पिछली बार हमने चर्चा कर लिया था कि जो 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का समय था वो बेहद उथल पुथल का दौर था, क्योंकि हर्षवर्धन का पतन हो चुका था, और राजा हर्षवर्धन के पतन होने के कारण एक प्रकार की रिक्तता आ गई थी, एक प्रकार का सूनापन आ गया था। यानी एक बड़े राजा के हट जाने के बाद वहाँ पर कोई एक नया राजा स्थान नहीं ले पाया, और जो राज्य था वो बिखरने लगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक तरफ तो छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे, और दूसरी तरफ उनकी फूट का फायदा उठाकर दूसरे राज्य के लोग या विदेशी आक्रमण भी होने लगे। तो इसलिए दो तरफा मार हो रही थी जनता के ऊपर, यानी संस्कृति भी दो तरफा मार झेल रही थी। एक तरफ आपसी युद्ध और दूसरी तरफ बाहरी आक्रमण। और आप ध्यान दें, इसी समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, इसी समय कुछ दिनों के बाद गजनई के भी आक्रमण शुरू हो गए, और इसके अलावा भी कई छोटे छोटे पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से आक्रमण होते रहे। यानी यदि हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो भारत की भौगोलिक स्थिति में हिमालय एक बहुत बड़े दीवार के रूप में खड़ा मिलता है, लेकिन जब बर्फ़ पिघलते हैं तो बर्फ़ पिघलने के साथ साथ पड़ोसी रास्ते भी खुल जाते हैं, और उस पड़ोसी रास्ते से आक्रमणकारी आते थे। विशेषतः काबुल, तुर्क, कंधार, ये सब का जो इलाका था उनसे आक्रमणकारी आते थे, और आक्रमणकारी आकर लूटपाट करके चले जाते थे, और कुछ हमारी संस्कृति को भी क्षति पहुंचा देते थे। इसलिए एक तरह से सांस्कृतिक परिवेश की चर्चा करने में हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वह जो युग था वह युद्धों से प्रभावित युग था, और युद्धों के प्रभाव के कारण बाहरी आक्रमण से भी हमारी संस्कृति प्रभावित हो रही थी। इसमें विश्लेषण में हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्त्री की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, रहन सहन की स्थिति, इन सब की स्थिति क्या थी, पहनावे की क्या स्थिति थी, आचार विचार की क्या स्थिति थी, या लोक संस्कार की क्या स्थिति थी। सबसे पहले स्त्री की हम बात करें तो आदिकाल में जो स्त्री थी वह एक तरह से वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती है। यानी जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी कि राजनीति में स्त्री भी एक प्रतिष्ठा या सम्मान के विषय के रूप में मानी जाने लगी थी। यानी जब राजा किसी स्त्री का हरण करके आता था या उसे अपने रानी बना लेता था, या किसी राज्य को जीतने के बाद उसके अपने वहाँ की रानियों को अपनी रानी के रूप में प्रतिष्ठित करता था, तो इसलिए किसी की सुंदरता से मोहित होकर, किसी के अन्य गुण से मोहित होकर राजा स्त्री का हरण करता था, स्त्री को अपने पास रख लेता था। तो ये एक तरह से स्त्री की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, स्त्री अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती थी, बल्कि वह राजाओं के इर्द गिर्द या राजाओं के आसपास ही उसकी प्रतिष्ठा हो जाती थी, ताकि वह रानी बने या पटरानी बने या किसी महल में रहे। तो इस तरह स्त्री की स्थिति भी हमारी संस्कृति की एक तरह से अजीबोगरीब स्थिति हो गई थी आदिकाल में। जबकि भारतीय परंपरा में जो स्त्री थी उसे पूजने के भाव रखा जाता था, देवी के रूप में दर्जा था, लेकिन सिद्धांत के रूप में धर्म ग्रंथों में स्त्री को हमने पूजा के तौर पे माना, पूजनीय माना, लेकिन व्यवहारिक तौर पर स्त्री जो थी वह एक वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती है आदिकाल में। और यही कारण है कि स्त्री के भोग्य रूप या स्त्री के सौंदर्य रूप या उसके अन्य
आचार विचार, रहन सहन, इन सब का वर्णन ज़्यादा कविताओं में मिलता है। उसी तरह शिक्षा की स्थिति पर यदि हम बात करें तो आदिकाल में जो शिक्षा था वो एक संकुचित वर्ग तक ही सीमित था। यानी वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग तक ही सीमित था। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा गया था। यही कारण है कि शिक्षा जो थी इस समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान नहीं कर पा रहा था। स्त्रियां भी शिक्षा से वंचित थी। यद्यपि कुछ एक स्त्रियां थी जो किसी तरह कुछ सीख पाती थी, विद्या अध्यापन कर पाती थी, बल्कि समाज का अधिकांश स्त्री वर्ग शिक्षा से उपेक्षित था। ये भी एक सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण बिंदु है। उसी तरह यदि रहन सहन की स्थिति की बात करें तो भारतीय रहन सहन की स्थिति जो आदिकाल में थी वो धीरे धीरे विदेशी प्रभाव से प्रभावित होने लगी थी, और जो पहनने का रंग ढंग जो था वह धीरे धीरे बदलाव लाने लगा। विदेशी प्रभाव से आकर हमने कुछ उस वस्त्र विन्यास को भी अपनाना शुरू कर दिया था। यही स्थिति आगे भी आचार विचार में आती है और पहनावे की स्थिति में भी आती है कि हमने कई विदेशी संपर्क में आने से कुछ दूसरे आचार विचार को भी सीखना शुरू कर दिया और अपनी संस्कृति में स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से संस्कृति में कई परिवर्तन आदिकाल में देखे जा सकते हैं। संस्कृति का एक और रूप देखा जा सकता है कला कर्म की स्थिति के रूप में। यानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष कला पक्ष होता है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय कला की स्थिति क्या थी। यानी संगीत कैसा था, चित्रकला कैसा था, गायन या गीत कैसे थे, नृत्यों की क्या स्थिति थी, अभिनय एवं मंचन कैसा किया जाता था, या लोक नाट्य या लोक परंपराओं की क्या स्थिति थी। तो आदिकाल के यदि हम परिवेश पर बात करते हैं तो आदिकाल में कला कर्म भी अनेक रूपों में दिखाई देती है। यानी चित्रकला में भी कुछ बाहरी प्रभाव दिखने लगे थे, कई आक्रांता आते थे, उनमें के कई कलाकार हमारी देश की सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर यहीं बस जाते थे। कुछ लोग बाहर की चीज़ों को सीख लेते थे, कई बाहर के कलाकार यहाँ में रच बच जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें भी दिखाई पड़ती है। संगीत में भी ऐसा ही देखा जाता है कि संगीत में भी कई विकास हुए, संगीत यंत्रों के कई विकास हुए। विशेषकर यदि हम देखें तो अमीर खुसरो के समय में तबला, सितार, इन सब का काफ़ी प्रयोग माना जाता है, और कुछ साक्ष्यों के आधार पर ये माना जाता है कि सितार का जन्म भी अमीर खुसरो के समय हुआ। तो इस तरह से कई ऐसी चीज़ें मानी जा सकती हैं जिनका प्रयोग, वाद्य यंत्रों के नवीन प्रयोग आदिकाल में दिखाई देते हैं। उसी तरह गायन में भी कई पद्धतियाँ विकसित होती हैं। अपने जो लोक गायन की पद्धतियाँ थी उनमें भी विस्तार मिलता है। विशेष रूप से जो झूला के गीत हैं, जैसे अमीर खुसरो से प्रभावित होकर झूला के गीत लिखते हैं, सावन के झूले के गीत लिखते हैं, विवाह या कई अवसरों पर गीत लिखते हैं, या कव्वालियों का प्रयोग भी एक गायन के रूप में आदिकाल में दिखाई पड़ता है। उसी तरह नृत्यों में भी कई तरह के नृत्य भी उस समय प्रचलित थे, लेकिन युद्धों के कारण उनका एक पूरा का पूरा विकास दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह कहीं कहीं सामंतों के बीच में अभिनय या मंचन भी मिलते हैं। जो बड़े वर्ग थे राज दरबारों में मनोरंजन करने के लिए कई या प्रेरणाप्रद नाटकों का मंचन राज दरबारों में करते थे। इसके समानांतर कुछ ऐसे लोक नाट्य भी थे जो लोक जीवन में मंचित किए जाते थे। विभिन्न अवसरों पर, तीज त्योहारों पर मंचन उनका किया जाता था। इस तरह से कुछ सांकेतिक रूप में कुछ लोक नाट्य मंचन या कला का विकास मिलता है। चित्रकला में भी कई नवीन पद्धतियाँ, पारसी शैली आदि का संकेत या थोड़ा प्रभाव पड़ने लगा। वस्तुकृति या मूर्ति कला या मंदिरों के विन्यास में कई नए प्रयोग देखने को मिलने लगते हैं। जैसे गुंबदों का निर्माण होने लगा। पहले त्रिकोणात्मक मंदिर होते थे, कहीं बाद में फिर धीरे धीरे कर कर गुंबदाकार मंदिर भी बनने लगे। इस तरह से कई परिवर्तन मिलते हैं। चित्रकारी में भी कई फूल पत्तियों के चित्र आदि बनने लगे थे, और इस तरह से कई तरह के नवीन प्रयोग भी कला के क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः आदिकाल में जो ये जो कलात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं उनमें से अधिकांश राजा और सामंतों के द्वारा पोषित थे। इसलिए राजा अपनी रुचि के अनुरूप
उनके कला को प्रश्रय देता था या उनका विकास करता था। विशेषकर यदि हम आसपास के क्षेत्रों में देखें, विशेषकर भीलवाड़ा में यदि हम देखें, तो भीलवाड़ा में पास चित्तौड़ की सीमा पर जो मेनाल के मंदिर हैं, यदि हम देखें तो उस मेनाल मंदिर में भी कई नए मूर्ति कला के चिन्ह मिलते हैं। ये सब प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की धरोहर है। तो उसको यदि आज के हम मंदिरों को देखें और प्राचीन मंदिरों को देखें तो हमें साफ पता चलेगा कि उस समय की चित्रकला या मूर्ति कला या वास्तुकला किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से लोक कला की भी स्वतंत्रता मिलती है। कई गाथाएं थी जो रात में गाई जाती थी या उनका गायन विशेष जाति या समुदाय के द्वारा ही किया जाता था। तो इस तरह से कई रूप मिलते हैं और ये राजाओं के द्वारा विशेषकर से परंपरा पोषित थे और धीरे धीरे उनमें बदलाव भी आता रहा। इसके अलावा हम देखें कि विदेशियों के संपर्क के कारण इनमें कुछ बदलाव आता है, कुछ नए नए चिन्ह भी उसमें जुड़ जाते हैं। अगर आगे हम देखें तो सूफीज़्म का प्रसार या सूफीवाद का प्रचार भी इस काल में शुरुआत हो जाता है। विशेषकर यदि हम देखें तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आते हैं और उसके बाद चिश्ती संप्रदाय काफ़ी फलने फूलने लगता है। और उसी परंपरा में यदि हम आगे देखें तो निजामुद्दीन चिश्ती दिल्ली के पास अपना आवास बनाते हैं और इसी निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य बनते हैं अमीर खुसरो। तो सूफी परंपरा में जो चिश्ती परंपरा है, उस चिश्ती परंपरा का विकास भी इस काल में देख सकते हैं। और इस तरह कहते हैं कि सूफी भी हमारे भारतीय संस्कृति में अपनी पैठ बनाने लगी थी। इसी तरह इस समस्त विशेषताओं को यदि हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि संश्लिष्टता थी, विविधता थी, यानी कई तरह की संस्कृतियां अपने अस्तित्व में रख रही थी। तो भारत में आदिकाल में कई संस्कृतियों का अस्तित्व था, लेकिन उनमें टकराव नहीं था। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख रही थी और ये इसके कारण था कि उसमें सहिष्णुता बरकरार थी, सहनशीलता बरकरार थी। हम स्वयं भी विकास कर रहे थे और दूसरों को भी विकास का मौका दे रहे। संस्कृति के कारण टकराव नहीं हो रहा था, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आदिकाल में जो युद्ध होते थे वो युद्ध में धन लाभ, यानी धन, भूमि और स्त्री के विस्तार की इच्छा थी। इसलिए कहीं पर भी सांस्कृतिक कारण कोई युद्ध नहीं हुए थे और इसलिए माना जा सकता है कि आक्रमण के, बाह्य आक्रमण के बाद भी, आंतरिक युद्धों के बाद भी मेल जोल की भावना बनी रही थी। तो हम सांस्कृतिक स्तर पर कह सकते हैं कि आदिकाल का जो सांस्कृतिक स्तर था, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी, वह एक तरह से मिली जुली थी और उनमें कई तरह के परिवर्तन देखे जा रहे थे। और यही कारण है कि आगे चलकर साहित्य में भी इन संस्कृति के चिन्ह देखे जा सकते हैं। अगली कक्षा में हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे।